है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बिल्कुल आ आवाज रही आ है। रही है? बिल्कुल आ रही है। स्नेहा किरण जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भारत। मैं जीके श्रीवास्तव। जी। मेरी आवाज सर्व समाज सेवा के माध्यम से मैं आज साथ में हूं राष्ट्रवादी स्नेहा किरण के साथ। राष्ट्रवादी, जैसे आप जानते हैं, जिसका रुझान राष्ट्र के सिद्धांत के साथ होता है, राष्ट्र के हित में होता है और राष्ट्र का एक बड़ा अनुयायी होता है। जहां स्नेहा किरण जी ने अपनी एक मिसाइल काम करी है देश के सामने, जहां उन्होंने ये शो नहीं किया कि वो किस जाति से है और किस धर्म से हैं। एक ताली राष्ट्रवादी स्नेहा किरण जी के लिए बनती है, मेरी तरफ से, सर्व समाज सेवा की तरफ से। वो दूर जाती रोशनी की किरण को मैं देख पा रहा हूं, छू लूंगा इसी उम्मीद से इसके पीछे जा रहा हूं। वो है राष्ट्रवादी स्नेहा किरण। जैसा आपको मालूम है, स्नेहा किरण जी एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है। बोले तो बिहार की एक सशक्त महिला, मैं बोलूंगा बिहार की आन बान और शान है। और आज हमारे साथ सर्व समाज सेवा की राष्ट्रीय कोर कमेटी की एक मेंबर है राष्ट्रवादी स्नेहा किरण जी। और इसके साथ साथ, यदि आप लोगों को मालूम होगा, वैसे पूरा बिहार तो, अक्खा बिहार स्नेहा किरण से परिचित है। स्नेहा किरण जी 2018 में मिसेस बिहार ग्लोबल रही हैं और स्वतंत्र लेखन करती हैं और काफी किताब लिख रही हैं। IAS की कंपटीशन की उन्होंने तैयारी करी थी, किसी कारणवश चूक गई IAS के आने में। और आज संघ के और कई संस्थाओं से आज ये हमारे देश स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुड़ी हैं और मीडिया से भी है। राष्ट्रवादी स्नेहा किरण जी का मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से स्वागत करता हूं। जो भाई आंचल जी, नमस्कार, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चले। अभी स्नेहा जी, अभी दो लोग ही जुड़े हैं। मैं चाहता हूं इससे पहले हम अपने विषय पर बात करें। मैं जानना चाहूंगा आज बिहार की राजनीति में क्या है। मतलब ये एकदम टिपिकल सवाल आपने पूछा, बिहार की राजनीति में क्या है। मेरा जवाब है, बिहार की राजनीति में क्या नहीं है बॉस, क्या नहीं है। इसमें जी बिहार की राजनीति में तो बहुत कुछ है। मेरा कहने का मतलब है, जो इलेक्शन चल रहा है उसका रुझान किस तरफ होगा। मैं अररिया जिले की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। सर, ये जवाब इसका देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो सर्वे होता है, पिछले बार भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था,
देश में 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी, तो उन दोनों में जो सर्वे था और जो रुझान आया और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो जमीन आसमान का अंतर था। कुछ भी कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो बहुत बहुत छोटा कद है, बहुत छोटी जानकारी है, उतनी गहरी नहीं हूँ राजनीति में, राजनीतिक समझ उतनी पुख्ता नहीं है मेरी, उस हिसाब से कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन अभी तक मैं जो रुझान देख रही हूँ वो मौजूदा सरकार के प्रति थोड़ा एरोगेंस है, गुस्सा है, और जो अपोजिशन है उसके प्रति अविश्वास की भावना है। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है फिर से वो 50-50 का आंकड़ा आएगा, पर जाके कोई जीत जाएगा, कुछ एक वोटों से कोई आगे हो जाएगा, कुछ एक वोटों से कोई पीछे हो जाएगा। और लास्ट में भी सर मुझे लगता है गठबंधन की केमिस्ट्री काम आएगी। और अभी कुछ भी कहना मेरे लिए लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि 100% जो एक होता है राम राज्य की जो संकल्पना थी, राम ही राजा बनेंगे, ऐसा विश्वास जनता में नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट के प्रति नहीं है, हमारे नीतीश कुमार के प्रति अब नहीं रहा। 15 साल उनको बिहार ने दिया अपनी पात्रता साबित करने के लिए, ऐसा अभी तक नहीं दिखने को मिल रहा है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ जी, मीडिया के माध्यम से। मीडिया में तो मेरी आस्था नहीं है आज की तारीख में, जैसा हम जानते हैं। मैं तो हद पर रह गई थी जो 17वीं लोकसभा चुनाव के समय सारे एग्जिट पोल में सर्वे एकदम इन लोगों ने पूरा ये फिक्स कर दिया था कि अब मोदी जी दोबारा नहीं आ रहे हैं सत्ता में, और जब उनकी कमबैक हुई तो सारा सर्वे फेल हो गया। इसलिए मुझे कुछ बोलना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। मैं भी एक आम कैंडिडेट की तरह मैं जस्ट वेट एंड वॉच हूँ। यस, ऑफ कोर्स हम तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है जी, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है जी, जिसकी आवाज की आगाज पूरे देश और विदेश में जा रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, जी, ये कहना कठिन है ऊंट के लिए किस करवट बैठेगा, लेकिन यहाँ इस स्थिति में जैसा मैंने कहा जनता की आवाज उठ रही है, लोगों को मालूम पड़ रही है कि किसकी सरकार आने वाले समय में। चलिए, ये हमारा विषय आज नहीं था। हम किसी का वेट ना करके आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। यस सर। आज की स्थिति वर्तमान में राजनीति का बदलता स्वरूप बोले तो आज हम देखते हैं धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्रीय दलगत की राजनीति, विशेषकर गुंडागर्दी का बोलबाला है। भ्रष्टाचार आप और हमसे छुपा नहीं है। प्रशासन में नेताओं की दखलंदाजी और राजनेताओं का अंत में क्रय विक्रय, खरीद और फरोख्त। मैं स्वप्न बोलता हूँ ये राजनीति का बदलता स्वरूप आज हमारे देश में जनता के और हमारे समकक्ष है। आप इसको कितना उचित और कितना अनुचित मानती हैं? जो सवाल है कि कितना उचित मानती हूँ, तो मैं इसे उचित तो मैं 1% नहीं मानती हूँ, मैं इसे पूरी तरह खारिज करती हूँ। मैं इसे 110% अनुचित मानती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह हमारा जो संवैधानिक सिद्धांत है, जो हमारा मानदंड है एक सरकार को तय करने का, और ये मतदान का, ये मतदाता का कंसेप्ट है, नेता का कंसेप्ट है, उसके पूरी तरह ये विपरीत धारा बह रही है। इसको मैं पूरी तरह खारिज करती हूँ। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो जितना बाहुबली होगा, शक्तिशाली होगा, इनफैक्ट कि जो झूठ भी जितना टेबल बजा के जोर जोर से बोलेगा वो सच साबित हो जाएगा। आप में बस रिजिडिटी रहनी चाहिए, अरे रहो अपने सिद्धांत पर, व्हाटएवर वो गलत क्यों नहीं हो। ये एकदम ब्रेन वॉश किया गया है, ये राजनीति में युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया है। ये ब्रेन वॉश का परिणाम है, ये प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ये ब्रेन वॉश का परिणाम है। मैं इसको पूरी तरह अनुचित समझती हूँ।
जहां डर है, जहां खौफ है, इतनी असुरक्षा की भावना है, इतना दिखावा है, इतना अनावश्यक खर्च है, इतना सारा झूठ है, फरेब है, उसको उचित कैसे समझा जाए? आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। इसके साथ साथ हम देखते हैं राजनेता, इनको हम बड़ी उम्मीद से वोट देकर संसद और विधानसभा तक पहुंचाते हैं। ये सोचकर ये हमारे सुख और दुख में साथ देंगे, लेकिन उनकी बढ़ती गुंडागर्दी को देखकर आज दिन प्रतिदिन मैं देखता हूं नेता की भाषा आज गुंडागर्दी के क्षेत्र में परिभाषित हो गई है। जितना बड़ा नेता उसकी गुंडागर्दी और उसकी आवाज जनता तक पहुंचती है। जी, ये नेताओं की गुंडागर्दी कहां तक जायज है जनता के सामने और समाज के अंदर? इसके क्या दूषित परिणाम है आने वाली राजनीति के अंदर? जायज तो सर 1% नहीं है, 110% नाजायज है। और दूषित परिणाम इतने ज्यादा हैं कि मैं गिना नहीं सकती आपको। इसका खौफ इतनी मतलब लोग अपनी बात खुल कर रखने में डरते हैं। जो लोग अपनी बात खुल के रखते हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, कभी ना कभी इसका शिकार होते हैं, ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, बहुत तरह की धमकियां मिलती हैं। लोग अपना एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा, डर से लोग बोलना छोड़ दिया है। डर से लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया है। इसको इतना खौफ के साए में एक आम आदमी है। अब जिसको परिवार है वो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो चुप हो गया है। ये मैं तो हिंदी साहित्य की छात्रा रही हूँ, तो दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने मतलब बहुत पहले ही ये कहा था। अब उनकी कोई कविता, उसमें उन्होंने कहा था, समर शेष है पाप का भागी नहीं केवल व्याग, समर शेष है पाप का भागी नहीं केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो हमारे सोसाइटी को बोलने वालों से खतरा कम हो गया है। जो चुप्पी से, इंटेलेक्ट वर्ग की जो चुप्पी है, बुद्धिजीवी लोग जो शांत हो गए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है समाज को। क्योंकि जो सबसे बेहतरीन सोच रहा है, शांत है, कमरे में अपना अकेले बैठकर दोनों पहलू के बीच सोच रहा है, दोनों पक्षों को सोच रहा है और न्याय संगत तरीके से सोच रहा है, वो तो चुप हो गया है। वो डर से चुप हो गया हो, या अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाया जाए इस वजह से चुप हो गया हो, व्हाटएवर जो भी वजह हो, वो तो चुप हो गया है। और ऐसे लोगों के चुप होने से बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो जितना गहरा है वो उतना चुप है, जो जितना मतलब छिछला है वो उतना ज्यादा बोल रहा है। तो ये तो पूरी के इस समाज में इसका दूरगामी परिणाम तो पड़ना ही पड़ना है। बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना हमारे यूथ पर पड़ेगा, ना हमारे प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ेगा, ना कोई सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा। कोई भी काम ढंग से सुरुचिपूर्ण तरीके से बिना डर के और टाइम टेबल के अंदर करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। एक छोटा से छोटा पंचायती चुनाव, छोटा से छोटा ये मुखिया का चुनाव, हर सब में गोलीबारी, खौफ, डर हर जगह अपना साया पसार रहा है। स्नेहा जी, जैसे आप बोल रहे हैं मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे नेता तो आज हमारे समाज के यूथ के लिए आइकॉन बनते हैं। जैसे एक टाइम पर स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे यूथ के आइकॉन, आज की तारीख में ऐसे नेता जो सबसे ज्यादा अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, रेप करते हैं, ऐसे नेता आज हमारे आइकॉन हैं। इनके पक्ष में और विपक्ष में लोग खड़े होते हैं। यदि विपक्ष में है उससे ज्यादा लोग पक्ष में खड़े होते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, कुलदीप सेंगर का देख लीजिए ना सर, मैं आपको, और चिन्मयानंद स्वामी का देख लीजिए क्या हुआ। इसके साथ साथ विकास दुबे इतने दिन तक गुंडागर्दी करता रहा, क्या था उसके बारे में?
अब आप दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को देखिए, आजम खान को देखिए, जो ऐसा नेता जिसने अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसने अपनी दबंगई प्रयोग करी राजनीति के अंदर, उसके उतने ज्यादा फॉलोअर हमारे देश में बढ़ते हैं। इसके रोकथाम के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि यूथ ऐसे लोगों का वॉकआउट करें और समाज में ऐसे नेताओं को जगह दें? सवाल बहुत प्रासंगिक है। इसका जवाब मैं एक छोटी सी कहानी से देना चाहूंगी। मान लीजिए आपके सामने ये 30-35 साल की हट्टी कट्टी स्नेहा किरण नहीं है, एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची बैठी हुई है। मैं अपने घर गई, माँ को कहा माँ मुझे खाना दो। मैंने पूछा माँ खाने में क्या है? माँ ने कहा चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मुझे इसी चावल दाल, अगर मैं भूखी हूं, मुझे भूख लगी है, तो मुझे ये चावल दाल खानी है, और अगर वो मैं नहीं खाऊंगी तो मुझे रोटी सब्जी खानी है। तीसरा ऑप्शन मेरी माँ ने मुझे दिया ही नहीं है। यूथ इसलिए दिग्भ्रमित हो गया है। यूथ पढ़ा लिखा है, सेंसिटिव भी है बहुत। मैं अपने युवा साथियों को जानती हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि 100% लोग करप्ट ही हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे नेताओं ने विकल्प नहीं छोड़ा है। सबको हड़बड़ी है, अपोजिशन को कमबैक करने की हड़बड़ी है सत्ता में, जो रूलिंग पार्टी है उसको अपनी सत्ता को टिकाए रखने की हड़बड़ी है। तीसरा ऑप्शन बेचारे हमारे यूथ के पास है ही नहीं। करे तो क्या करे? तो वो उसको चुनता है जो थोड़ा सेंसिटिव है लड़का, वो उसको चुनता है जो कम गलत है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दो क्रिमिनल हैं, दोनों चुनाव मैदान में टिके हुए हैं। नोटा का प्रयोग करना है तो सारा रिसोर्सेस गवर्नमेंट का बर्बाद हो रहा है। चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। एक कैंडिडेट को तो जिताना ही जिताना है, तो उसे चुनते हैं जो कम गलत है। गलत तो दोनों है ना, गलत तो दोनों है। हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम क्या करें? हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है। संविधान में बिल को संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि संशोधन करने के लिए पाएगा वही नेता जो चुने हुए हैं, वही पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे। ऐसी बात में तो ये सब नेता पार्लियामेंट में एक साथ हाथ खड़े कर देते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, आपका ये सब समस्या है। चलिए आज और जो ये अलायंस की राजनीति है, इससे भी मुझे लगता है करप्शन घटा क्या बढ़ ही गया है। अलायंस की जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति है, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसमें क्या मतलब, हम लोग जो सोचते हैं कि चलो इसको हराना है तो इसको कम वोट देंगे, अब बेचारा वो गठबंधन कर रहा है तो गठबंधन से करे वो कमबैक कर जा रहा है, कमबैक करके फिर अपने बाहुबल और शक्ति का प्रदर्शन करके वो कमबैक हो रहा है उसी कुर्सी पर। तो वो हम लोग को सबक नहीं सिखाएगा? वो तो देख रहा है ना चुनाव का परिणाम। हम लोगों ने पर्टिकुलर किसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसे हराया था, बेचारे को गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, तब वो सत्ता में कमबैक आया। तो वो हम लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखेगा? वो और एरोगेंट हो जा रहा है, वो और अपना पैसा बना रहा है, वो ठेकेदारी में और अधिक से अधिक पैसा बना के लूट रहा है, गवर्नमेंट का पैसा लूट रहा है, अपना घर भर रहा है। जो रूट काउज है उस पर जाइए, जो रूट काउज है उस पर जाइए। किरण जी, देश की हालात आज जो है, आपसे मेरे से देश और विदेश में छुपी नहीं है। चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, और सबसे बड़ी आर्थिक। इसका मूल्यांकन यदि हम करते हैं, कल जो बीता और आज जो चल रहा है, कैसे करें? कल से और आज की तुलना में राजनीतिक मूल्यांकन जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। मतलब मूल्यांकन के लिए भी आपको एक समकक्ष इक्विवेलेंट चीजों में आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके सामने 2 कलम रखी है एक जैसी, तो इसमें बेटर कौन है? एक ब्लू है, एक रेड है, तो आप वहां तुलना करते हैं। जहां जमीन आसमान का अंतर है वहां आप तुलना क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ, हमारा जो हम लोगों ने आजादी पाई थी
जो स्वतंत्रता हम लोगों ने जिस कीमत पर हासिल की थी, उस समय 50 का दशक था, 60 का दशक था। आप याद करिए, मैंने तो अपने घर में देखा है, अपने दादाजी के केबिन में देखा है, अपने बुजुर्गों के केबिन में देखा है, उनके बेडरूम तक में मैंने देखा है महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर लगी है, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगी है, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते जब होंगे तो क्या वो अपने कमरे में तेजस्वी की तस्वीर लगाएंगे, लालू यादव की तस्वीर लगाएंगे, नीतीश कुमार की तस्वीर लगाएंगे, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाएंगे? मुझे शक है कि वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जो प्योरिटी थी, वो शुद्धता था, वो सुचिता थी, वो सेंसिटिविटी थी, वो खत्म हो गई है, पूरी तरह खत्म हो गई है। लोग बहुत कैजुअली लेते हैं गवर्नमेंट को, अच्छा ये है, अच्छा दूसरा आएगा, हमारे मतलब हमको कितना फायदा है, जो हमारी सुनता है कौम में बट गया है, किसी को होप नहीं है, इसलिए किसी दूसरे कास्ट के लोगों पर, दूसरे कास्ट के लीडर पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपने कास्ट के बाहुबली को जिताना चाहते हैं। जातिवाद की चंगुल में पूरी तरह फंस चुका है ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, पूरी तरह जातिवाद के चंगुल में फंस गई है। छोटे से छोटे लेवल पर जाति की राजनीति चलती है, मुखिया के चुनाव में, ये पार्षद के चुनाव में, नगर पालिका वार्ड के चुनाव में, वहां पर जब जातिगत राजनीति चल रही है तो बड़े लेवल पर क्यों नहीं चलेगी? तुलना के लिए दो समकक्ष चीजों का होना जरूरी है, मैं जहां तक समझती हूँ। अब तो तुलनात्मक नहीं है, वो जो जुनून था देश के लिए घर छोड़ देना, अपना आईएएस की परीक्षा पास कर सुभाष चंद्र बोस राजनीति में कूद गए, ये आज कोई करेगा? कोई करेगा? बहुत रेयर करेगा, और अगर करेगा तो वो इलेक्टोरल सिस्टम में आने के लिए करेगा, वो अगेन सांसद बनने के लिए करेगा, वो अगेन विधायक बनने के लिए करेगा। कुछ दिन सरकारी सर्विस का स्वाद चखने के बाद उस एक्सपीरियंस को, सिविल सेवा के प्रशासनिक अफसर बनने के उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को वो भुनाएगा राजनीति में। इतना बड़ा अंतर है सर। आज की राजनीति उन्हीं चीजों के ऊपर केंद्रित है कि राजनीति में ऐसा क्या किया जाए, जाति में, धर्म में और क्षेत्रीय दलगत के अंदर के आधार पर अधिक बटोरा जा सके। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये सही वाली बात है। हाँ। अब स्नेहा जी, हाँ। मैं देखता हूं आज की राजनीति के अंदर ऐसे नेता जिनको हम जाति और धर्म के नाम वोट देकर संसद और विधानसभा तक भेज देते हैं, जब दोबारा चुनाव आता है काम करते नहीं है, उनको मालूम है रिजल्ट कार्ड क्या है उनके सामने, वो दोबारा फिर सीट लेते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जनता उनको नकार चुकी है। अब अपना वोट लेने के लिए वो ऐसे स्टार प्रचारक को लेकर आते हैं जिनका राजनीति में दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और जनता भी दूसरी तरफ भूली होती है। ऐसे स्टार प्रचारकों के कहने पर हम ऐसे नालायकों को, मैं वर्ड यूज करूंगा नालायक नेताओं को फिर दोबारा संसद और विधानसभा तक पहुंचा देते हैं, फिर बैठकर रोते हैं कि भाई नेताओं ने तो कुछ किया नहीं। ऐसे स्टार प्रचारकों का प्रयोग चुनावों के दौरान क्या ये उचित है? और यदि नहीं तो ऐसी कौन सी मूवी की घुट्टी 555 जनता को पिलाई जा सकती है जिसका जनता पर कोई असर ना पड़े? यदि अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन पर्दे पर है, राजनीति के अंदर नहीं है। इस बारे में जनता के सामने आप क्या प्रस्ताव रखेंगे? सर ये ना बहुत क्या कहें आप, बहुत प्रासंगिक सवाल है और बहुत डेप्थ है इसमें, इसको थोड़ा ठहर कर मुझे एनालाइज करने दीजिए। मैं आपको एक बात पूछती हूँ, हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है और ये जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम लोग क्या कहते हैं, संविधान में क्या लिखा हुआ है? हर व्यक्ति को अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करने की आजादी है, ठीक है। संविधान के हिसाब से
सब बराबर है। अगर एक फिल्म स्टार का भी उम्र होता है, एक क्रिकेटर की उम्र होती है 40, मान लीजिए 30-35 के बाद वो रिटायर होता है, और अगर वो एक अच्छी मानसिक स्थिति रखता है, उसमें एक जजमेंट करने की काबिलियत है, गॉड गिफ्टेड लीडरशिप एबिलिटी है उसके अंदर, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो क्यों नहीं राजनीति में स्वागत है उसका, बशर्ते कि वो राजनीतिक एक लीडरशिप की जो बेसिक क्वालिटी है, एक जो उसका आधारभूत सिद्धांत है, उसको उसके अंदर वो आत्मसात करने की हिम्मत हो, वो क्षमता हो, व्हाटएवर उसका पर्सनल जिंदगी या उसका निजी जीवन, उसका वर्तमान परिवेश जैसा भी हो, उसके साथ लड़ने की क्षमता हो, लड़ने की स्पिरिट हो, और अपनी बात को पूरी तरह ठोक कर कहने की स्पिरिट हो, वो उसका स्वागत है राजनीति में। तो हम अगर सबके लिए बराबर का एक सिद्धांत बनाते हैं संविधान में, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फिल्म स्टारों का आना वर्जित कर दिया जाए राजनीति में? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसकी जगह पर हमें यह कहना पड़ेगा, कोई भी फील्ड का व्यक्ति, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, पेंटर हो, तुम डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, तुम आओ। विविध विभाग के लोग, जैसे सिविल सर्विसेज है, विभिन्न तरह के लोग आते हैं इसमें, विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं। किसान का बेटा भी आईएएस बनता है, और एक जो पहले से जिसके पिताजी प्रशासनिक सेवा में है उसका बेटा भी बनता है। इस जो मोनोटॉमी है उसको तोड़ने के लिए, एक रास्ता को तोड़ने के लिए, एक प्रभुत्ता जो बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए। तो उसी तरह हमारा इस सवाल का जवाब में मुझे यही कहना है, नहीं, स्वागत है बाबू तुम्हारा, आओ, लेकिन तुम इसके मूलभूत सिद्धांत को समझो। जब तक तुम जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस कैंडिडेट का तुम प्रचार कर रहे हो उसकी थोड़ी सी एबीसीडी जान लो, थोड़ा स्टडी करो, वहां के स्थानीय जनता से मिलो, वहां के लोगों से मिलो, भाई वहां के आम जनता को क्या प्रॉब्लम है, अपने विधानसभा क्षेत्र का चक्कर काटो, वहां जाके उसके जैसा जीवन जियो, उस तकलीफ से गुजरो, उस वेदना से गुजरो, उस पीड़ा को अपने अंदर महसूस करो, तब ना तुम्हारे अंदर शुद्धता आएगी, तब ना तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा, तब ना तुम समस्याओं को समझोगे। कुर्सी मिल जाएगी, अराजक हो जाओगे, शक्ति मिल जाएगी, अराजक हो जाओगे। अगर उस शक्ति को संभालने की तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है तो तुम क्या करोगे भाई? बम ब्लास्ट होगा, उसमें खुद भी उड़ोगे, तुम्हारा परिवार भी उड़ेगा, और तुम्हारे चक्कर में जितने लोग हैं तुम्हारे कंसर्न में वो भी उड़ेंगे। एक चुनाव कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसके पीछे कितने लोगों का डिवोशन लगता है। मेरे कितने सारे युवा साथी किसी लीडर की जो चमचागिरी कर रहे हैं चुनाव के पहले कैंपेनिंग में, दिन भर लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेज, आईटी सेल सब बना हुआ है, आईटी मीडिया प्रभारी बना हुआ है, ये इंजीनियरिंग, ये इतना पढ़े लिखे लॉ के ग्रेजुएट, ये सब ये कर रहे हैं, और इनका क्या भविष्य है? ये सिर्फ इनका सेंटिमेंट को भुनाया जा रहा है, यूथ के सेंटिमेंट को भुना रहे हैं राजनेता। आप ये दावा कर सकते हैं बेटे तुम आओ हमसे जुड़ो, हम तुम्हें देंगे एक सशक्त भविष्य का आश्वासन? नहीं दे रहे हैं। वो गुमराह होता है, वो फिर वही करता है। पीसीएस का जो एग्जाम है, एक राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 5 साल सत्र लेट होता है, 6 साल सत्र लेट होता है। आपके लिए एक परीक्षा हो सकती है आयोग के लिए, विद्यार्थी के लिए वो क्या है, स्टूडेंट के लिए वो क्या है? 5 साल एक चीज पर अड़े रहना, और कोई बैकअप नहीं है कैरियर का, कोई कैरियर प्लान नहीं है, उसको बनना है अफसर ही, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। गांव से आया था वो, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर लेके, अपने माँ बाप को आश्वासन देके कि हम अफसर बनकर लौटेंगे। वो गुमराह नहीं होगा तो क्या करेगा? हमारे पास विकल्प ही नहीं है तो हम क्या करें? स्नेहा जी, आपने कहा हमारे संविधान के अंदर सबको अधिकार है हाँ राजनीति में आने का, हाँ, तो उसमें स्टार प्रचारक को भी आने का अधिकार है, और सभी लेकिन उसको सब कुछ समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपरी तौर पर आ गए, ऊपरी तौर पर प्रचार करके चले गए। मैं आप ही की बात पर आ रहा हूँ। संविधान के दायरे में काफी चुनाव में ऐसे स्टार प्रचारक, देश के हमारे नामी ग्रामी हस्तियां ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, संसद और विधानसभा में पहुंचे जी। मुझे आज आप एक ऐसे स्टार प्रचारक, फिल्म इंडस्ट्री के नेता, अभिनेता, गायक जो संसद में पहुंचा, उसका नाम आप बताएंगे जिससे आप प्रभावित हैं, जिसने जनता के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया? तो है सर, बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल खारिज एक नहीं एक कर नाम सकते हैं। एक नाम बताइए, नाम सर इतना बड़ा बॉलीवुड है और मैं एक नाम लेने की गलती कैसे कर ना सकती ना हूँ ना ना आप? ना 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 मैं क्या बोल रहा हूं, जो चुनाव जीत कर संसद में पहुंचा एज ए पूरे ऑल संसद ओवर इंडिया सदस्य, से, ऑल ओवर इंडिया से। और जिसने जनता के बीच में आकर काम किया, जनता के सुख और दर्द को समझा, उस एक आदमी का नाम बताइए ना मेरे को। सर केवल संसद में बैठने के अलावा और सोने के अलावा कोई दूसरा काम बताइए ना प्लीज। और आधे से ज्यादा तो ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो संसद में नहीं जाते, अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं साल में। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कोई है। और तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसा है तो बताइए, ऐसे हस्ती को मैं प्रणाम करूं। सर मैं एक आदमी का मैं क्या बोलूं, मैं इसमें मैं चलो तो दो यही नाम, कह रही। चलिए दो नाम बता दीजिए मेरे को। दो नाम बता दीजिए मेरे को। सर समस्या तो है ही सर, वो लोग कैजुअली लेते हैं क्योंकि वे लोग पहले अपने आप को लीडर नहीं कर, वो तो जानते बस ही हैं कि उन्होंने जो देखिए, संघर्ष किया फिल्म स्नेहा इंडस्ट्री तक जी, पहुंचने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए जो संघर्ष किया वहीं से उड़ान तय हो रही है। सेलिब्रिटी को भुनाया जा रहा है, उन्हें तो पता ही है कि उन्होंने तो कीमत चुका दी है, अब वो उसका खाने की स्थिति में है। तो राजनीति उनके लिए जैसे हजमोला टैबलेट है, जस्ट जो भी है उनके पास उसको इनहेंस करने के लिए है, जो भी स्टार्टअप है उसको इनहेंस करने के लिए है, इसलिए वो जनता की समस्याओं से उस तरीके से जुड़ते ही नहीं है उस स्नेहा तरह। जी, जो आपको एक नाम नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, इसलिए मैंने पूछा। आपने जो बताया वो आपने अपने मन की बात बताई, जो हाँ सर। आपका हृदय दिल बोलता है। हाँ सर। स्टार प्रचारक को ऐसा करना चाहिए। अब ये बताइए, यदि आपको राजनीति में आने का अवसर मिला, हाँ संसद तक पहुंचने का, जी। तो इस डर्टी पॉलिटिक्स से आप कैसे निजात पाना चाहेंगी? आप धरातल पर आकर जनता से जुड़कर उनके सुख और दुख का मसीहा बन सकते, ऐसा कैसे काम करेंगे? सबसे पहली बात, आपने जो सवाल पूछा, पहले अगर मुझे जवाब देना है तो मैं सबसे पहला मेरा जवाब ये है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। एक मिनट 1 मिनट, मेरा व्यक्तिगत मसला है मुझे इलेक्टोरल सिस्टम में जाने की कोई रुचि नहीं है, मुझे सांसद और विधायक बनने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर एक हाइपोथेटिकल सवाल है, काल्पनिक सवाल है, अगर आपको जाना पड़े स्नेहा जी तो आप क्या करेंगी, तो मेरा जवाब है सर मैं 100% राजनीति में कलात्मक बैटिंग करूंगी। ये मेरा वर्ड है, मेरा शब्द है। कलात्मक बैटिंग की जरूरत मैं महसूस कर रही हूँ राजनीति में। ये जो राजनीति में इतनी हिंसा है, इतना रक्तपात है, इतना गाली गलौज है, माँ बहन की गालियां ऐसे देते हैं जैसे लोग खीर पूरी खा प्रसाद रहे हैं, बांटते हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। अगर कोई लीडर गाली नहीं देता है तो उसको लोग लीडर समझना नहीं चाहते हैं। अरे ये है, इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिड है, इसको इसको तो गले में आवाज नहीं है, ये तो गाली नहीं दे सकता है। ब्रेन वॉश हो गया है लोगों का। तो मैं अभी के वर्तमान सिनेरियो में मुझे लगता है 21वीं सदी आ गई। अगर अब कलात्मक बैटिंग नहीं हुई तो कब होगी? मैं कलात्मक बैटिंग में विश्वास रखती हूँ। इनफैक्ट मैं जो अपनी पात्रता साबित करेगा वो सत्ता में कम बैक करेगा, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, यूपीए, लोकसभा, विधानसभा, कोई भी चुनाव हो, व्हाटएवर। मेरा ये कहना है कोई भी कम बैक करे। राजनीति का भगवाकरण होता है ये नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति का संस्कृतिकरण होना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में राजनीति का संस्कृतिकरण होना बहुत जरूरी है। भगवाकरण हो ना हो तो अच्छा है भाई, हम तुमसे बेस्ट हैं। 4 लोग हैं वहां, 4 लोग लड़ रहे हैं, एक विजेता बन के आया, उसका सम्मान हुआ, वो ठीक है, भगवाकरण हो गया। लेकिन वो हो या नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब राजनीति का संस्कृतिकरण हो जाए। और जो लोग ने भगवाकरण किया है, अगर वही लोग अपना थोड़ा दिल बड़ा करके इसका संस्कृतिकरण पर काम करें तो वो उनकी सत्ता भी हमेशा के लिए रह जाएगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है यहाँ।
इसलिए कलात्मक बैटिंग से मेरा मतलब ये भी है, मतलब मैं बिल्कुल जोर देकर एक शब्द कहूंगी यहाँ, अध्यात्म, योग, प्राणायाम, वैराग्य, ये सबको ना क्लास होना चाहिए, इसका एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा कलात्मक बना दे गवर्नमेंट। और पॉलिटिशियन के लिए भी ये कलात्मक मस्ट हो कि वो रोज योग करे, रोज प्राणायाम करे। कलात्मक वर्ड में काफी कुछ छिपा है। मैं आपका साफ स्वर से स्वर मिलाऊंगा। कलात्मक बैटिंग की आज वास्तव में आवश्यकता है। आज नहीं फिर कभी नहीं, आज ही मौका है कलात्मक हाँ, बैटिंग करने का। 21वीं सदी आ गई है, अगर अब नहीं यस, संस्कृतिकरण होगा तो कब होगा भाई? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये जो प्लैनेट है ना, ये जो प्लैनेट है, ये पृथ्वी है, लटके हुए हैं हम और आप। एक जरा सा हलचल हुआ नहीं कि सब बहरिस हो जाएगा। ऐसे दांत से पकड़ा हुआ है सत्ता को, जैसे लगता है यहीं पर जन्म हुआ था और मरेंगे भी तो यहीं पर मरेंगे। गजब है भाई, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बने या ना बने तो दूसरी वाली बात है। तो कलात्मक बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना। कलात्मक बैटिंग का मतलब है सर अब कि मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा एक दूसरी तरीके से। आपने बोला मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैंने ये बोला कि मुझे इलेक्टोरल सिस्टम में जाने में इंटरेस्ट नहीं है। सांसद और विधायक बनने में जो लोगों, पॉलिटिक्स का मतलब लोग ये लगाते हैं कि अच्छा राजनीति में जा रहा हूं, अच्छा विधायक बनने में रुचि है, सांसद बनने में रुचि है। मैं एक सवाल, मतलब एक जरूरी बात मुझे यहाँ बोलने दीजिए। ये यूथ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए भी यूथ मिसगाइड हो रहा है। अरे भाई, किसी भी संस्था को चलाने के लिए 100 काम होते हैं, जिसमें से एक काम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है। चुनाव प्रक्रिया में आने के अलावा 99 काम और होते हैं संगठन में, जिस और किसी का ध्यान नहीं है। संगठन की भी तो राजनीति होती है। हमेशा चुनाव प्रक्रिया में हर व्यक्ति जाएगा तो संगठन में कौन रहेगा, संगठन कौन चलाएगा? स्नेहा जी, जैसे आपने बोला आपको इलेक्टोरल सिस्टम में विश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास नहीं, मेरी जान बनने की रुचि नहीं है सांसद और विधायक बनने में। इसका मतलब ये है कि आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आपने पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया कि और मैं आज आपको बता दूं, आपको आज काफी राजनेता देखेंगे पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अरे क्यों देखेंगे? आपने मुझे इतना जोर दिया कि दो ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताओ स्नेहा, दो ऐसे फिल्म कलाकार का नाम बताओ जिन्होंने काम किया। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं दिया, तो मुझे क्यों देखेंगे भाई? नहीं, वही तो बोल, तो वहां तो कोई आदमी है ही नहीं ना। क्योंकि अगर सर मैंने अगर एक कैंडिडेट का, एक एक्ट्रेस का या एक एक्टर का नाम ले लिया तो बाकी सारे बोलेंगे बेटा स्नेहा तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं भी तो गया था अपने इलेक्टोरल क्षेत्र में, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? और हर क्षेत्र के बारे में मेरी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, अपडेट नहीं है। मैं तो बिहार के छोटे से गांव से हूँ, रानीगंज से हूँ, अररिया जिले से हूँ। मुझे तो उतना क्षेत्र का पता भी नहीं है। जब पता नहीं है तो मैं कैसे इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे मैं दावा कर सकती हूँ? मेरे को पता है दीदी, जनता को मालूम है। जो भी स्टार आया, स्टार बनकर वो आसमान में समा गया, फिर वो इस आसमान से नीचे नहीं उतरता। स्टार बनकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कहानी मैंने पढ़ी है, वो स्टार प्रचारक के ऊपर फिट बैठती है। अच्छा, मैं क्या बोला था आपको, आपके आवाज, आपका और हमारा संवाद आज काफी नेता दिखेंगे। मैं शेयर करूंगा सब जगह पे। मेरा अगर देखते हैं सर, मेरा उन सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज आप लोग राजनीति में कलात्मक बैटिंग करना शुरू कर दीजिए। गाली गलौज मत करिए, माँ बहन की गालियां मत दीजिए। एक सेकंड मेरे को दीजिए ना, एक सेकंड दीजिए ना। बीजेपी, कांग्रेस, तेजस्वी, पप्पू यादव सब देख रहे होंगे कि ये लेडी स्नेहा किरण एक कलात्मक बैटिंग की मूड में है, तो इसको उठाया जाए और अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी में लाया जाए।
क्या करेंगे? अगर आपने मुझे आज के इस लाइव सेशन में, मैं निष्पक्ष रूप से जुड़ी देश की समस्या पर बात करने के लिए, व्हाटएवर, अगर मुझे किसी पॉलिटिकल ट्रॉमा में आपने फंसाया तो मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगी उसी पॉलिटिकल पार्टी में। नहीं आना। और डर्टी पॉलिटिक्स, अवे फ्रॉम डर्टी पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं, आप हमारे सर्व समाज सेवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर हैं। धन्यवाद सर, जैसे धन्यवाद। मोदी जी बोलते हैं कि मैं भी एक चौकीदार, यस मैंने उनसे सीखा, जी, सब समाज सेवा के लोगों ने, कि हम चौकीदार तो नहीं बन पाए, सेवादार बनते हैं। हम सेवादार बनते हैं। तो हमने एक स्लोगन को एडॉप्ट किया, मैं भी एक सेवादार। जी हम समाज में अपने आप को एक सेवादार कहते हैं और सेवादार की तरह काम करते हैं। हर क्षेत्र के अंदर कोरोना में हमने कितना काम किया सेवादारों ने इंडिया के अंदर। इसके अलावा वॉरियर ऑन मिशन C19 पहला मिशन हमने चलाया, उसमें 80,000 लोगों ने 12 देश और 62 शहर के लोगों ने पार्टिसिपेट कर सोलफुल ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी उन लोगों को कोरोना महामारी। अब हमारा दूसरा मिशन आया है, दीपावली सर पर आ गई है। जैसा मैंने बोला, आर्थिक स्थिति हमारे देश की, हमारी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी आपकी जनता है, पॉकेट में आज पैसा नहीं है, 2.5 से 3 करोड़ आदमी आज बेरोजगार हैं और लाखों लोगों के लोगों ने अपने घर वालों को खोआ कोरोना में, पुलिस की लाठीचार्ज में, नेचुरल डेथ के कारण, बीमारी के कारण। काफी लोगों को उन्होंने अपने को खोआ है। देश में हमारे पास पैसा नहीं है और अभी भी लाखों लोग अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हमने सर्व समाज सेवा के लोगों ने सोचा, ऐसे में दीपावली मनाना एक मानवता के खिलाफ है। हमारे घर के सामने एक आदमी मर गया है, हम घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, क्रैकर छुड़ा रहे हैं, तो क्या ये मानवता के लिए ठीक है? नहीं। सोचा। इसके अलावा हम दीपावली मना रहे हैं, पैसा फिजूल खर्ची कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनकी मानसिक दशा क्या होगी जब किसी के घर के आगे हम लोग दिवाली मना रहे हैं। सर बहुत सेंसिटिव मसला है। लोग उसमें हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि इस दीपावली पर हम दीपावली इतने ग्रांड लेवल की नहीं मनाएंगे, जो हमारी पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार दिया जलाएंगे, प्रभु का भोग लगाएंगे, मिठाई हो या पूजा करेंगे। और इसके अलावा सारा दिन हम उन लोगों के बीच में रहेंगे जिनको आज हमारी आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोगों के यहाँ लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बीच जाकर हम अपनी संवेदना प्रकट करेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि हम आपके साथ में हैं इस दुख की घड़ी में। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और प्रसार सर्व समाज सेवा ने कर दिया और सर्व समाज सेवा के लोगों ने ये डिसीजन ले लिया कि अब हम इस बार दीपावली को नहीं मनाएंगे जी। और लोग अब इसमें कार्यरत हैं। हमारे पोर्ट ब्लेयर के अंदर पूरे जितने जहां हमारे सेवक हैं वो काम कर रहे हैं। आप
आप इसको कैसे देखेंगे? और अपने इलाके में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड साइड में आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जनता से कि इस बार दीपावली कैसे बनाए और सिर्फ क्या सर कोरोना इस कोरोना काल में केवल बिहार और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है सर, पूरा विश्व प्रभावित हुआ है किसी न किसी तरीके से। मैं पूरे विश्व को ही ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि छोटे से मतलब खुशी के लिए आवाज, ये जो पटाखा फूटता है, ये आवाज आती है, इसमें 50 रुपए 60 रुपए, वो जो चक्री आती है, वो गांव देहात में वो जो घिरनी आती है 65 रुपए उसका दाम है, वो रॉकेट का दाम वो 25 रुपए हो गया अच्छा वाला। इतना सब जोड़ जाड़ के एक छोटा सा बच्चा 500-600 का पटाखा छोड़ देता है। अगर इस बार थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया जाए उन लोगों को याद करके, हर व्यक्ति मिडिल क्लास का ही क्यों ना हो, अगर इस पैसे को सेव करके किसी एक फंड में जमा दे दे, तो सर मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा हेल्प हो ही सकता है। कोरोना महामारी से ग्रसित जो भी लोग हैं, या सबको साथ लेकर आप कम नॉइज प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम हो, आवाज धूम धड़ाका कम हो, एक छोटा सा दिया जलाइए, भगवान राम के आगमन की खुशी में छोटा सा दिया जलाइए, माता लक्ष्मी की याद में छोटा सा दिया जलाइए, भारत को याद करते हुए थोड़ा सा एक छोटा सा दीप जलाइए, आपस में मुंह मीठा करिए, हो गया, बस काफी है। इतने लोग मरते जा रहे हैं, और अभी तक आज सुबह तक कितने बड़े बड़े लोग मरते जा रहे हैं। मतलब ये सब देखते हुए मुझे दीपावली का मतलब कोई औचित्य ही नहीं लग रहा है। पूरे विश्व के लिए मैं बोल रही हूँ, कहीं भी कोई सेलिब्रेशन अभी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें जितना दिखावा होता है, जिसमें जितना पैसा खर्च होता है, ये सबको रोकना चाहिए। अगर आपको बहुत ही आपके पास पैसे हैं भाई, तो थोड़ा आप एक फंड बना दीजिए, उसमें आप लोगों को रिक्वेस्ट करिए कि उसमें थोड़ा आप लोग भी अपनी स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि दान जो है वो ऐसे गला दबा के दान नहीं मांगा जाता है। और रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही, मतलब एक रहीम जी की मैं बड़ी फैन हूँ, रहीम और कबीर की। तो उनके दोहे में बहुत पढ़ती थी बचपन में, तो मैं मान के मेरी स्थिति खराब है, मैं फटे हाल में हूँ, मेरे पेट में खाना नहीं है, और तुम मेरी स्थिति देख रहे हो, और उसके बाद मैं तुमसे भिक्षा मांगने जाऊं तो मेरे अंदर कुछ बचेगा नहीं। तुम मेरी स्थिति देख रहे हो, तुम में थोड़ा सा भी ह्यूमिलिटी है, तुम खुद से इनिशिएटिव लो भाई। रहीवन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही, मांगना नहीं है, किसी से नहीं मांगना है। स्नेहा जी, मैं आपको बता दूं, आज देश में काफी लोग बेरोजगारी के कारण 40 करोड़ युवा प्रभावित हो जाएंगे आने वाले समय में। काफी लोग, क्या पूरा इकोनॉमी हिल गया ये कोरोना काल में। वो है, मैं बोल रहा हूँ काफी लोग आज की तारीख में आत्मदाह कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमारे कई मित्रों ने जो हमारे वॉरियर्स और मिशन में थे, उन्होंने भी सुसाइड किया। हम चाहकर भी ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर सके, लेकिन आज सर्व समाज सेवा का ये दूसरा मिशन है कि आज हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं केवल हिंदू से नहीं, मेरे को लोगों ने क्वेश्चन किया कि केवल हिंदू ही क्यों करे ये क्या, तो मैं सबको बोल दूं, ये मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा। जैसा आपने बोला, मैं विश्व में सभी धर्म के लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक साल कोई भी त्योहार ऐसा ना बनाए जो दूसरे पर भारी पड़े। मानवता के नाते सबको ध्यान में रखते हुए और बहुत शालीनता के साथ ये त्योहार को मनाया जाए, और इतना अधिक से अधिक हो सके हम ऐसे लोगों को, जिनकी आज हमारी जरूरत है, एक सेवादार होने के नाते हम अपना सेवा में योगदान दें। ऐसी मेरी मान्यता है और मेरा रिक्वेस्ट है। यस, ये सब बिल्कुल सर, ऐसा होना भी चाहिए। और इसके अलावा कुछ आप कहना चाहती हैं अपने दर्शक को? ये बहुत प्रासंगिक आपने आज मुद्दा उठाया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे डिबेट शो के लिए बुलाया और अपनी बात कहने का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। सोशल साइट तो आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। कोई व्यक्ति टीवी देखे ना देखे, फेसबुक जरूर चलाएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर आएगा, खासकर यूथ। और देश जो है ना यूथ से चलता है।
बुजुर्ग का एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। हमारे जितने ओल्ड एज सिटीजन हैं या लीडर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस को आप फॉरगो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश चलेगा यूथ की ऊर्जा से चलेगा। मैक्सिमम यूथ देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुंच रही है, वो लोग इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं सबको यही कहूंगी कि अगर मर्द हो तो कलात्मक बैटिंग करो। राजनीति में अगर लोग, गांव देहात में कहावत है कि जिसको जोर है ना अंदर में, तो जाओ अपना मर्दानगी साबित करो पॉलिटिक्स में, ऐसा कहावत है। जो लोग मतलब बहुत प्रभुता संपन्न व्यक्ति हैं, धन बल सब जमा कर लिए, अच्छा बच्चे लोग अच्छे जगह पर पहुंच गए, तो उनसे हमारा समाज उम्मीद करता है कि अब तुम बड़े लेवल पर कुछ करो, तुम चुनाव प्रक्रिया में जाओ, तुम अफसर बनो, कलेक्टरी करो। लेकिन होता क्या है, गांव देहात से जो लड़का जाता है, क्या कहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाता है या कहीं और जाता है, वो बिहार पलट के वापस नहीं आता है। बहुत बड़ी संख्या है वो गांव में वहां की ऊर्जा लेकर, वो माता पिता की ऊर्जा लेकर, वो फटेहाली, वो दुख तकलीफ निराशा अवसाद सबसे गुजर कर फ्रस्ट्रेट होता हुआ, वो वैराग्य भाव में, अहो भाव में अपनी यात्रा करते 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 आध्यात्मिक होते होते 5 साल 6 साल में वो अपनी जर्नी पूरी कर एक बड़े जगह पर पहुंचता है। उसके बाद वो पलट कर वहां नहीं आता है। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। मैंने अपने कई करीबी मित्रों को देखा है, मैंने अपने कई बैचमेट्स को ऐसा देखा है कि अच्छा खासा था लेकिन पलट के वापस नहीं आया, उस जगह में नहीं आया, वो जगह अभी भी वैसा ही है, वो जगह वहीं रह गया, जगह का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वहां का जो बेस्ट माइंड था वो माइग्रेट होके चला गया, कहीं पलायन हो गया उसका जो रिसोर्सेस है, उसका जो दिमाग है, वो दूसरे संस्था इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके दिमाग का जो भेजा है वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में वही अंधेरा है, वैसी ही निराशा है, वैसा ही अवसाद है। इसीलिए आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारा भारत जो है वो विकसित राष्ट्र कहलाने का गौरव हासिल नहीं किया, विकासशील ही रह गया, क्योंकि यहाँ माइंड में बैठा हुआ है कि हमें पहले अपने लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है, उसके बाद हम तुम्हारा लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करने का सोचेंगे, अगर मुझे समय मिला तो, मेरा मूड बना तो। ये समाज सेवा का विकृत रूप हो गया है। मेरा भारत महान है जी। बिहार ही नहीं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जब आदमी, और ये देश और बिहार की बात नहीं है मैडम, ये हमारे घर और परिवार में भी देखिए, जब कोई आदमी बड़ी पोस्ट पर चला जाता है तो हम लोग को भूल जाता है। ये तो सत्य है। और आपका सर बीजी होना एक बात है, मैं एक बात कह रही हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे मुझे गाली दे रही है, और तो मैं ये कह रही हूँ कि बीजी होना अलग बात है। आप जैसे आप इतने बड़े पद पर हैं, व्यस्त होना अलग बात है, लेकिन आपके अंदर जो सेंसिटिविटी थी, की भावना थी, संवेदनशीलता जो आपने इस कलयुग में आपने जो अपने अंदर बचा के रखी थी, उसी का परिणाम है कि एक बिहार के एक छोटे से गांव की एक लड़की आपके सामने जो कुछ नहीं है वो आपके सामने बैठी हुई है। आपके अंदर की जो सेंसिटिविटी थी वो आपने कैसे बचा के रखी, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल निजी अनुभव था, वो आपने अपने संघर्ष और जिजीविषा से और अपने अंतर्ज्ञान से उसको बचा के रखा। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वन एंड ओनली जीके श्रीवास्तव जिम्मेदार है, और इसके लिए हर व्यक्ति अपने अंदर एक ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार है। आप अभी जाके कोई दूसरे डिबेट शो पर काम कर सकते थे, आप वर्ल्ड एनआरआई संस्था से जुड़े हैं, आप कुछ और कर सकते थे, आपने ये टॉपिक क्यों चुना और गांव की लड़की को पब्लिक प्लेटफॉर्म क्यों दिया? क्योंकि आपके अंदर सेंसिटिविटी है। यही सेंसिटिविटी अगर हर आदमी के अंदर काम करना शुरू कर देगी तो ऑटोमेटिक देश का विकास हो जाएगा। और देश का विकास भी जरूरी नहीं है, विश्व का विकास जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ किसी भी संस्था के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ये कार्मिक सिद्धांत है कि वही आपको कमबैक में होकर मिलता है। तो वो अगर आप पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं तो उससे जो बैलेंस क्रिएट होगा उसका कहीं ना कहीं आप पर भी असर होगा, आपकी आबो हवा पर असर होगा, आपके ऑरा पर असर होगा। क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हो नहीं जाते हैं संघर्ष करते करते, या कोल्हू के बेल की तरह खटते खटते, या जीवन संग्राम में लड़ते लड़ते, कॉन्स्पिरेसी का शिकार होते होते, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते होते हम लोग आध्यात्मिक हो नहीं जाते हैं।
हम लोग बाय बॉर्न आध्यात्मिक होते हैं, हम लोग बाय बॉर्न स्पिरिचुअल हैं। बस आपको एक कुदरत की मार की जरूरत है, आइदर वो शारीरिक मार हो, मानसिक मार हो या भावनात्मक मार हो। एक जोरदार तमाचा आपको जहां लगता है, आपको समझ में आता है आज्ञा चक्र क्या है, मूलाधार चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है, सहस्त्रार चक्र क्या है, और राजनीति में धर्म और आध्यात्मिकता क्या चीज है, अध्यात्म क्या है, वैराग्य क्या है। अध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलता है, पैरेलल चलता है। ये मठाधीश जो है, इन्होंने गलत परिभाषा दी है कि अध्यात्म अलग चीज है। अध्यात्म एक कंप्लीट साइंस है, विज्ञान है, पूरी की पूरी तरह, पूरी का पूरा ये साइंस है। ये कोई अलग चीज नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आया है, ये हमारे अंदर है। बस जागरण की देर है। वो आपको कोई लात मार के जगा दे, या आप में इतनी इंसानियत है तो आप खुद ही जग जाइए ना। अब जरूरी थोड़ी है कि दूसरों पर आपका कार चोरी होगा तभी मैं अपने कार को गैरेज में रखूंगी। मुझे अपनी भी तो एक सेंस होनी चाहिए कि मैं अपना कार को गैरेज में रखूं चोरी से बचाने के लिए। तो सब पर गुजरेगी तब मैं सुधरूंगी, ये तो गलत बात हो गई ना। मुझे पहले से ही क्यों ना सुधरना चाहिए, ताकि बहुत सारा समय बचे, ऊर्जा बचे। अरे मैंने भी अपनी ऊर्जा कहीं बचा ली, तभी तो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ ना। यहाँ बोलने की जो ऊर्जा बच गई तो यहाँ बोल रही हूँ। तो हर व्यक्ति में एक समान ऊर्जा है, हर व्यक्ति में एक समान क्षमता है, हर व्यक्ति में एक समान टैलेंट है। जो जाग गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं जगा, जिसके ऊपर मतलब पर्दा लगा रहा, जिसको समझ में नहीं आया, एनालाइज नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया चीजों का, घटनाक्रम का, थोड़ा ठहरा नहीं जीवन में, सक्सेस के पीछे भागता गया भागता गया भागता गया, और सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाके उसको लगता है कि सक्सेसफुल तो हूं यार, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा है। और फिर वो अपनी सारी संपत्ति एक रात में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी मठ को, किसी आश्रम को डोनेट करके वो वैरागी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर वो शुरू से जागरण में रहता, मैं ये नहीं कहती हूँ यूथ को कि तुम सन्यासी हो जाओ, माँ बहन घर को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो और चले जा, नहीं। इसको प्रैक्टिस में लाना है, वैराग भाव में लाना है, अहो भाव में लाना है। इस अध्यात्म को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना है। स्वामी विवेकानंद की तरह व्यवहारिक जीवन में वेदांत, व्यवहारिक जीवन में वेदांत। क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हो नहीं जाते हैं, बाहर की चीज नहीं है, हम अंदर से ही हैं। ऐसे उस पर धूल जमी हुई है, थोड़ा सा ब्रश अप करने की देर है। जिस दिन ब्रश अप हो गया, हम जिस भी फील्ड से जुड़े हो, राजनीति में हो, विद्यार्थी हो, हाउस वाइफ क्यों ना हो, अरे बर्तन क्यों ना साफ करें, दाई का काम क्यों ना करें, कपड़े क्यों मतलब धोबी क्यों ना हो, हमारा हर काम पहले की तुलना में बड़े लेवल पर होगा, समग्रता के साथ होगा, जागरण के साथ होगा। ये इनहैंस करता है, आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, व्हाटएवर, वो आपके काम को इनहैंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है, आपको इनहैंस करता है। बड़े लेवल पर सोचने के लिए आपके अंदर एक सेंसिटिविटी को लाता है। और अगर आप मतलब 84 लाख योनि पछाड़ के मनुष्य योनि में आए, अपना ही खाया पिया, पेट भरा, बैंक बैलेंस बनाया, मर गए, तो बड़ा अभागे हैं ना आप। थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोच लीजिए, दूसरों के जीवन स्तर को उठाने में आपका छोटा सा योगदान हो, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक तौर पे क्यों नहीं हो, वोकल क्यों नहीं हो, मतलब वो लिखित में क्यों नहीं हो। एक इंटेंशन सही होनी चाहिए हमारी, एक हमारी इंटेंशन सही होगी तो हमें प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, बशर्ते कि हमें कितनी देर क्यों ना हो जाए। क्योंकि एक पत्थर का, जो विवेकानंद कहते थे कि एक पत्थर का जो चौकोर टुकड़ा है, वो कभी भी सड़क पर आप रख दो, 20 सड़क पर, वो 2 दिन बाद नहीं मिलेगा। जो बाकी पत्थर से अलग है वो नहीं मिलेगा, उसको कोई ना कोई पथिक उठाएगा ही उठाएगा। पथिक सही आदमी के आने की देर है, वो उठेगा ही उठेगा वहां से। वो 20 सड़क पर ऐसा अभागा की तरह पड़ा नहीं रह सकता है, समय लगता है। और यही पूरा जो कंसेप्ट है, मैं जो 2-3 साल से इस पर मैं बहुत सारा प्रयोग कर रही हूँ। मैंने घंटों अपने आप को कमरे में बंद रखा है, मेडिटेशन की प्रक्रिया से गुजरी हूँ, योग और प्राणायाम को समझने की कोशिश की है। मैंने बहुत अपनी रातें नींद में बर्बाद की, मतलब सॉरी, नींद को छोड़ के मैंने इन सब चीजों में लगाया समझने के लिए। मुझे सब कुछ समझना था। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल है, 100% व्यवहारिक है, बहुत सामान्य है। आध्यात्मिक जागरण एक सामान्य चीज है। और आप जितने सहज होते हैं अपने आसपास के परिवेश के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने आसपास के प्रकृति के प्रति आप जितना ही सहज अप्रोच है आपका, उतनी जल्दी से आप इस प्रकृति के जो रहस्य है उस तक पहुंच जाइएगा। एक ब्रह्मांडीय जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको समझ जाइएगा, उसको महसूस कर पाइएगा। और जैसे ही आपके अंदर इस तरह की जागरण का भाव आता है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, दूसरों को रेगुलेट करने की प्रवृत्ति, दूसरों को बर्बाद करने की प्रवृत्ति, इस पर थोड़ी
लगाम लगती है, व्यवहारिक रूप से लगाम लगती है। अरे मनुष्य पैदा लिए हैं तो देवता कैसे बन जाएंगे भाई, देवी कैसे बन जाएंगे? मनुष्य ही रहे अपनी 100 खामियों और 1 खूबियों के साथ, मनुष्य ही रहे। मनुष्य तो बने, इससे नीचे तो नहीं जाना है ना। गैंग रेप क्या है? गैंग रेप क्या है? मैं पूछती हूँ, गैंग रेप क्या है? सामूहिक बलात्कार क्या है? मनुष्यता की हार है, इंसानियत की हार है। 5 लड़के लड़की बैठे हैं कैंटीन में, 4 पांचों एक बैच के हैं, एक क्लास ग्रुप के हैं, इंटरमीडिएट के हैं। मेरे सामने की घटना है कुछ दिन पहले की। एक दूसरे को चारों लड़के ने इशारा किया, अभी फ्रेंड बन के बैठे हुए थे, अचानक से इशारा किया, चलो, लड़की को उठाया, गो एंड गोन, और उसका सामूहिक बलात्कार हो गया। उसके बाद न पढ़ने लायक रही। एक बार सामूहिक बलात्कार होता है और ये हमारा जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, वो उस लड़की का 1000 बार मानसिक बलात्कार करता है। एक बार शारीरिक बलात्कार होता है और 1000 बार ये हमारा लोकतांत्रिक देश उसका मानसिक बलात्कार करता है। और इसीलिए इस मानसिक बलात्कार को रोकना है। औरत शारीरिक बलात्कार से नहीं टूटती है, क्योंकि प्रसव पीड़ा जो होती है ना, वो आपकी 100 हड्डियों के टूटने की बराबर की वेदना होती है। जब एक बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा होता है तो उसमें बहुत पेन होता है। लेबर पेन को सभी साइंटिस्ट ने मुहर लगा दिया है कि एक मानव जीवन का सबसे सबसे मतलब सबसे ऊंचा दर्द है ये। एक बच्चे को प्रसव पीड़ा महसूस करते हुए जन्म देना प्राकृतिक तरीके से सबसे बड़ा पेन है। तो हर एक आम औरत बच्चा पैदा करती है क्योंकि वो उतनी शारीरिक रूप से सक्षम होती है। 9 महीने एक जीवन को अपने शरीर में धारण करती है, तो वो शारीरिक बलात्कार से कैसे मर जाएगी? मैं कैसे मान लूं कि शारीरिक बलात्कार हुआ और वो मर गई और वो उसने सुसाइड कर लिया? पढ़ी लिखी लड़कियों को देख रही हूँ, डॉक्टर्स को देख रही हूँ, जिन्होंने अपना जीवन किसी बड़े मिशन में लगा रखा है, वो भी नहीं झेल पाती है, वो मर जाती है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश में उसका मानसिक बलात्कार 1000 बार होता है। शारीरिक बलात्कार किस लिए सजा है? मैं वकील रखूंगी, अच्छा मैं पैसे खर्च करूंगी और मैं लड़कों को अरेस्ट करवा दूंगी, जेल में भिजवा दूंगी। मानसिक बलात्कार का क्या इलाज है? मुझे मेरे नेता लोग बता दीजिए। नहीं, आपने बहुत बेखूबी, बहुत उम्दा बोला। आज के युवाओं के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए और यूथ लड़कों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इस क्षेत्र में आकर झूठ के लिए एक नया प्रशस्त मार्ग बनाइए, जिससे लोग आपके और आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण कर सके। मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच giving me such a wonderful lovely time with सेम us। सेम हियर। जनता ने आपको सुना। और भाइयों और बहनों, मैं स्नेहा किरण, राष्ट्रवादी स्नेहा किरण जी के साथ बात कर रहा था आज की वर्तमान राजनीति के ऊपर और विषम मुद्दों के ऊपर। राष्ट्रवादी स्नेहा किरण को जानने के लिए ज्यादा आप गूगल पर सर्च कीजिएगा राष्ट्रवादी स्नेहा किरण। वो हमारे सर्व समाज सेवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नंबर है। धन्यवाद सर। है और भी ना जाने राष्ट्र की, प्रदेश की और जिले स्तर की कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हैं। और आज के समय में किरण जी अध्यात्म की ओर बढ़ गई हैं और मैं जानता हूं वो दिन दूर नहीं जब स्नेहा किरण की किरण देश और विदेश में जाएगी। तब लोग ये एहसास करेंगे ये स्नेहा किरण वो थी जो मैंने एक बार इंस्टा पर देखा। इसी के साथ साथ मैं स्नेहा किरण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ और आपके अच्छे भविष्य के लिए आप थैंक यू सर, थैंक यू। एक इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर हम जनता के सम्मुख आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद।